नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। जैसा कि आप सबको पता है, इन्वायरमेंट में हम लोगों के द्वारा अभी तक में लगभग ये इसके पहले की स्लाइड है जहाँ पढ़ाया था हमने, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। उड़ीसा भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क देखा था और उड़ीसा में चिल्का झील अभ्यारण्य के विषय में आज जानना है। ठीक है, इसके पहले उड़ीसा में ही भितरकनिका तक देख लिए थे। आज हमें जानना है चिल्का झील अभ्यारण्य, चिल्का झील के विषय में बात करते हैं। इसके ऊपर यूपी पीसीएस में 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, आप पेपर उठा करके देख सकते हैं ज्योग्राफी के सेक्शन से। तो इसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि पूर्वी तट की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। तो ये क्वेश्चन था। तो आइए देख लेते हैं। चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। जैसा कि देखिए नाम भी आ गया यहाँ लैगून। ठीक है, शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करने वाला सबसे बड़ा मैदान होने के साथ ही यह पौधा जानवरों की कई संकटग्रस्त प्रजातियों का निवास स्थान भी है। शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करने वाला सबसे बड़ा मैदान होने के साथ ही यह पौधों और जानवरों की कई संकटग्रस्त प्रजातियों का निवास स्थान है। वर्ष 1981 में चिल्का झील को रामसार कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पहला भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था। चिल्का में प्रमुख आकर्षक इरावदी डॉल्फिन है, जिन्हें अक्सर सतपाड़ा द्वीप के पास देखा जाता है। आगे क्या है, लैगून क्षेत्र में लगभग 16 वर्ग किलोमीटर में फैला नलबाना द्वीप, ध्यान सुनिएगा, लैगून क्षेत्र में लगभग 16 वर्ग किलोमीटर में फैला नलबाना द्वीप फॉरेस्ट ऑफ रीड्स को 1987 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। कलिजाई मंदिर, यह मंदिर चिल्का झील में एक द्वीप पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली यूपीएससी पूछ लेती है। द्वीपों के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगी, नदियों के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगी, वन जीव अभ्यारण्य से कौन सी नदी निकल रही है। एक पूरा का पूरा देखिए, पूरा का पूरा जो सेंटेंस फ्रेम करता है ना, वो कठिन है यूपीएससी में। तो कठिनाई सिर्फ क्वेश्चन को समझने की है, बस लिखा तो सीधा, मतलब आंसर तो सीधा आएगा। मतलब मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि लखनऊ से दिल्ली आने के लिए आपको कौन सी ट्रेन पकड़नी चाहिए, तो आप ये तो बताओगे नहीं कि हमें लखनऊ से बिहार के लिए पहले ट्रेन पकड़ेंगे, बिहार से फिर दिल्ली के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन आ गई वह पकड़ेंगे। या फिर ये भी नहीं बताओगे कि लखनऊ से दिल्ली आने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ लखनऊ से कानपुर जाना होगा और कानपुर से फिर दिल्ली आना होगा। लेकिन यूपीएससी यही करती है, वो आपको जितने रूट हो सकते हैं पॉसिबल, उतने रूट की जानकारी देगी कि हम लखनऊ से सीधा भी आ सकते हैं, ठीक है, हरदोई होते हुए, और साथ में हम कानपुर भी होते हुए आते हैं। उसके बाद फिर हम इटावा और दुनिया भर की स्टेशन जो पढ़ते हैं आपके, वहाँ होते हुए दिल्ली पहुँचते हैं। यूपीएससी का काम भी यही है। अगर उसको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछना है कि राज्यपाल के द्वारा जो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, वो किस पर्पज के लिए किया जाता है, तो फिर उसको भी क्वेश्चन वो ऐसे पूछेगी कि लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी कहाँ से लेके आया, और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही है, ये लैंग्वेज का सारा खेल अगर यूपीएससी में किसी को समझ में आ गया तो जीएस में इसीलिए देखो 160 तक नंबर ले आए लोग, 165 180 तक लेके आए हैं, 170 तक ले आए हैं। मतलब कहने का कि 150 आप सोचिए यहाँ जीएस पास होने के लाले पड़े होते हैं लोगों को, और कुछ लोग 150 के ऊपर ले आ रहे हैं। इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो टर्मिनोलॉजी, वो चीज़ें पकड़ ली हैं। वो पकड़ेंगे कहाँ से, वो पकड़ेंगे प्रीवियस ईयर से। इसीलिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो दुनिया भर की चीज़ होते हैं वो चिल्लाते हैं प्रीवियस ईयर, लेकिन लोग भागते हैं आगे की तरफ कोचिंग संस्थानों दुनिया भर की चीज़ों के पीछे। देखिए प्रीवियस ईयर जितना ज़्यादा अच्छे से आपको नॉलेज होगी, जितना ज़्यादा आप उसको अनफोल्ड कर पाएंगे, मतलब फोल्ड कर पाएंगे, जो भी हो, अनफोल्ड बोलते हैं शायद, तोड़ पाएंगे जिसे बोल सकते हैं, तो आप उतना फ़ायदा यूपीएससी के एग्ज़ाम में उठा सकते हैं। तो ये है कलिजाई मंदिर, या मंदिर चिल्का झील में एक द्वीप में स्थित है। ये आपका स्थान है चिल्का का, ठीक है।
उसके बाद आ जाइए, आगे देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान पार्क है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, इसलिए मैंने बार बार मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आए ही आए हैं, यहाँ से कह नहीं सकते एक आध को छोड़ के कि ना आए हों। ठीक है, उद्यान की स्थापना अगर की बात करें तो 1981 में हुई थी। समुद्र तल से जो है उद्यान की औसत ऊंचाई 2990 मीटर है। उद्यान से ऊंचाई वाले शीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है। 141 किलोमीटर में फैला है यह उद्यान सबसे करीबी शहर श्रीनगर में है। करीबी शहर श्रीनगर है इसका। उद्यान में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ की बात करें तो हिमालय नम शीतोष्ण सदाबहार, नम पर्णपाती और झाड़ियां, देवधर, चीड़ और शाहबलूत ओक यहाँ पाया जाता है। यह उद्यान हुगल और कश्मीरी हिरण के घर के तौर पर जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध डल झील के जल ग्रहण क्षेत्र का लगभग आधे क्षेत्र पर अपना अधिकार रखता है। ध्यान से सुनिएगा, यह राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध डल झील के जल ग्रहण क्षेत्र का लगभग आधा क्षेत्र अपने अधिकार में रखता है। आज भी श्रीनगर के निवासियों को स्वच्छ पेयजल की सप्लाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे कह रहे हैं, इस उद्यान के महत्वपूर्ण वन्यजीव प्रजातियां हैं तेंदुआ, हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, जंगली बिल्ली, हिमालयी मार्केट, कस्तूरी मृग, सीरो, लाल लोमड़ी। पक्षियों में तीतर के कोकालस और मोनल, बुलबुल, मिनीवेट, बर्ड वल्चर, सुनहरे चील आदि आम बातें हैं। फिर से सुन लीजिए कि इस उद्यान के महत्वपूर्ण जीवों के विषय में बात करें, जो कि आपको कुछ ही याद रखने हैं, सब याद रखने की जरूरत नहीं है। जो याद रखने हैं बता देता हूं। जैसे हिम तेंदुआ यहीं पाया जाएगा और पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। काला भालू, भूरा भालू, जंगली बिल्ली, हिमालय मोर्ट और कस्तूरी मृग भी यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सीरो और लाल लोमड़ी यहाँ पाए जाते हैं। पक्षियों में तीतर के कोक लस और मोनल, बुलबुल, मिनीवेट, बर्ड वल्चर, सुनहरे चील आम यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, यह है जम्मू कश्मीर, आपको रंगीन फॉर्मेट में दिया जा रहा है। ठीक है, आगे देख लीजिए आप। हेमिस राष्ट्रीय पार्क सबसे बड़ा। हेमिस सुनो जरा, उससे आप याद कर सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ साथ रनबक, मरखा, सुमदाह और जस्कर रेंज के कुछ हिस्सों सहित एक संयुक्त क्षेत्र के साथ दक्षिण एशियाई महाद्वीप पर स्थित है। फिर से सुन लीजिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ रनबक, मरखा, सुमदाह, जस्कर रेंज के कुछ हिस्सों सहित एक संयुक्त क्षेत्र के साथ दक्षिण एशियाई महाद्वीप है। यह पार्क काराकोरम, पश्चिमी तिब्बत पठार, अल्पाइन स्टेप इको क्षेत्र के भीतर स्थित है। इसमें देवदार के जंगल, अल्पाइन झाड़ी भूमि, घास के मैदान और अल्पाइन टुंड्रा हैं। पार्क में लगभग की बात करें 200 हिम तेंदुए, अग्रली, ग्रेट तिब्बती भेड़, भारल, ब्लू सिप, सांप, तिब्बती वुल्फ, यूरेशियन ब्राउन बियर, रेड फॉक्स ये पाए जाते हैं। ये ऐसे नाम हैं जो आप याद तो नहीं रख पाओगे, बस एक बार सुन जरूर लो। कभी आ जाए और हिट कर जाए वहाँ पर, अगर ऐसे कुछ ना आ जाए, वैसे आते नहीं हैं लेकिन आ जाए तो ठीक, तो आप कर सकते हो। हेमिस नेशनल पार्क प्रमुख बायोम में शुष्क हिमालयी उपोष्णकटिबंधीय देवदार के जंगल, पश्चिमी हिमालयी अल्पाइन झाड़ी और घास के मैदान और हिमालयी अल्पाइन टुंड्रा शामिल हैं। हेमिस नेशनल पार्क जूनिपर, संटी, देवदार, अल्पाइन घास के मैदान और स्क्रेच बेल्ट के दुर्लभ सूखे जंगलों के लिए जाना जाता है। पार्क के प्रसिद्ध वनस्पतियों में विरल घास के मैदान और कई विरल प्रकार शामिल हैं। आगे हम देख लेते हैं कि पेड़ और झाड़ियों की घाटी की
बोतलों में फैली हुई हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो पेड़ और झाड़ियां हैं वो घाटी में बोतलों जैसे फैली हुई हैं। अब बोतल कैसे होती है आप जानते होंगे। अब जैसे ये हो गई, मैं बोतल बना नहीं पा रहा हूँ बेसिकली, ये भी एक बोतल ही हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बोतल बनाना आसान है। ये ढक्कन हो गया, ये यहाँ से निकला होता है इस टाइप में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, कि फैली हुई हैं बोतलों के फॉर्मेट में। ये देखिए ऐसे एक सिंपल सा इस फॉर्मेट में देख सकते हैं, बोतल जैसे होती हैं, ठीक। ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, लेकिन फिर भी चूंकि ऊपरी पर्वत ढलान नम है और इस क्षेत्र में अल्पाइन वनस्पति की विशेषता पाई जाती है। पार्क के अन्य हिस्सों में स्टेपी वनस्पति का भी विस्तार पाया जाता है। ये आपका देख लीजिए प्रकार है, ठीक है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क यहीं पर है, दाचिगाम नेशनल पार्क यहीं पर है, सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली इनका नाम इसलिए, इनको वो बर्ड जो है पक्षियों का जो है प्रेमी भी बताया जाता है, ठीक है। कजिंग नेशनल पार्क यहीं पर है, हिमस, ये है हिमस नेशनल पार्क है यहाँ पर, ठीक। आगे पश्चिम बंगाल सुंदरवन के विषय में हम लोग जान लेते हैं। इसके विषय में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क के विषय में जानते हैं। 1355 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा हेलोफाइटिक मैंग्रोव वन क्षेत्र है, ठीक है। यह उद्यान लगभग 1355 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। यह विश्व का सबसे बड़ा हेलोफाइटिक मैंग्रोव वन क्षेत्र में स्थित है। यहाँ जीव जंतुओं की लगभग 2487 प्रजातियां हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ की जंगली परिस्थितियों के अनुकूल है और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर तैर भी सकता है। अन्य जीव प्रजातियों की बात करें तो एशियाई छोटे पंख वाले उदबिलाव, गंगा डॉल्फिन, नेवला और रिसेस बंदर यहाँ पाए जाते हैं। यह जीव जंतुओं की लगभग 2487 प्रजातियां हैं, पहली चीज़। दूसरा, इस क्षेत्र में पाए जाने वाला प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ की जलीय प्रजातियों के अनुकूल है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी तैर सकता है और तैरता है। वन जीव प्रजातियां एशियाई छोटे पंख वाले उदबिलाव, गंगा डॉल्फिन, नेवला और रिसेस बंदर यहाँ पाए जाते हैं। पक्षी प्रजातियों की बात करें तो यहाँ पक्षियों की लगभग 356 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें आस्प्रे, ब्रह्मणी चील, श्वेत पेंट वाला समुद्री बाज, गुलाबी सिर वाले तोता, फ्लाई कैचर, बर्बलर्स और किंग फिशर आदि पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा की बात करें, अगर सुंदरबन डेल्टा भारत एवं बांग्लादेश में लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इस क्षेत्र में 104 द्वीप हैं और इस डेल्टा यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्षों के कारण प्रसिद्ध है। फिर से सुन लीजिए कि सुंदरवन का जो डेल्टा है भारत और बांग्लादेश में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में 104 द्वीप हैं। यहाँ डेल्टा यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्षों के कारण प्रसिद्ध है। भारतीय क्षेत्र में विस्तृत सुंदरबन पश्चिम बंगाल के उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना जिले में 19 विकास खंडों में फैला हुआ है। भारतीय क्षेत्रों में स्थित सुंदरबन यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा भी रहा है, ठीक है। तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिली कि आप देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अब कह सकते हैं कि इसमें हम लोग बहुत कुछ और पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आएगा कहाँ ये बताइए आप। आएगा क्या? बहुत ज़्यादा पढ़ लीजिए तब भी कोई फायदा नहीं है। हम जो यहाँ जो ये पढ़ा रहे हैं वो क्रिप्स है, 2-3 किताबों को मिला करके एक प्रकार से क्रिप्स बनाया जाता है। तो क्रिप्स बना करके आपके सामने वो समरी जैसे कहते हैं ना, तब भी डिटेल में बनाई है। अब आपको कंटेंट अगर अच्छे मिल जाएं और पके पकाया जैसे पका पकाया खाना मिलता है आपको, तो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है ना। पका कर खाने में देखिए बड़ा दिक्कत होती है, सारी चीज़ें एक साथ लानी पड़ती हैं। फिर दाल हो गया, चावल है, फिर उसमें आप सोचोगे पानी की भी ज़रूरत लगेगी, मसाले लगेंगे, सब्जी लानी पड़ेगी, रोटी बेलना पड़ेगा, सारी चीज़ें करके फिर पका के खाओगे ना तो मज़ा तो उसका आएगा, लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा जितना पका के बना बनाया खाना बैठ के आराम से अलती बल्ती मार के खाने में मिलेगा, ठीक है। होटल में जाते हैं, पैसा पे करते हैं, खाना पका पकाया मिलता है, मज़ा आता है ना। सेम वैसे ही ये है, पका पकाया मिल रहा है। एग्जैक्टली जो पॉइंट आ सकते हैं वही लिखे गए हैं यहाँ पर। तो आपको पका पकाया मिला है, आप इसको खाने का प्रयास करिए, ठीक है। सुंदरबन नेशनल पार्क कोलकाता, ये आप
देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बुक्सा राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। आप समझ सकते होंगे कि बुक्सा राष्ट्रीय पार्क अगर बुक्सा राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में है तो नाम बताने की जरूरत नहीं है किस स्टेट में है। अब उसके आगे देख लेते हैं। इस रिजर्व की उत्तरी सीमा भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है, ये इंपॉर्टेंट है। भूटान या इंटरनेशनल से लगती है। इंटरनेशनल लाइन से किसी की अगर इंटरनेशनल सीमा से किसी राष्ट्रीय पार्क की सीमा लगती है तो वो कौन सा है? बुक्सा है। और है ऐसा नहीं, यही है, ठीक है। और जैसे कंचनजंगा भी है आपका लगता है वहाँ पर भी, ठीक है। अब आगे ये कह रहे हैं सिंचुला पहाड़ी श्रृंखला बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान के उत्तरी किनारे पर स्थित है। पूर्वी सीमा असम राज्य को स्पर्श करती है, ठीक है। बुक्सा टाइगर रिजर्व ये ऊपर की साइड में है जहाँ भूटान है, ठीक है। बहने वाली नदियों की बात करें, संकोश, रैदक, जयंती, चुनरिया, तुरतुरी और फस खावा, दीमा और नोनानी, ये नदियों के नाम हैं। बहुत टफ हैं, मैं मान सकता हूँ कि याद होने में बड़ी दिक्कत हो सकती है। रट सकते हैं तो रट जरूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। बहने वाली मुख्य नदियों की बात करें, संकोश, रैदक, जयंती, चुनिया या चुनरिया, तुरतुरी, फस खावा, दीमा, नोनानी, ये नाम है। मैं इसलिए बहुत आराम से पढ़ रहा हूँ कि ताकि मुझसे भी पढ़ने में मिस्टेक ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी पढ़ने के चक्कर में छोटे छोटे वर्ड को मिक्स कर दो तो हिंदी की वैसे भी सारी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। तो 2 बार पढ़ दिया है, उम्मीद करते हैं कि आप भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे कौन सा है भाई? उत्तराखंड में है राजाजी नेशनल पार्क। आइए उत्तराखंड भी समझाते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पहले इसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था, ठीक है। 1983 में उत्तरांचल के राजा जीवन जीव अभ्यारण्य को, यह देखिए उत्तरांचल लिखा है ना यहाँ पे भी, उत्तरांचल के राजा जीवन जीव अभ्यारण्य को मोतीचूर और चिल्ला वन जीव अभ्यारण्य को संयुक्त करके राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क बनाया गया। तो फिर से सुन लीजिए, 1983 में उत्तरांचल के राजाजी वन्यजीव अभ्यारण्य को मोतीचूर और चिल्ला वन्यजीव अभ्यारण्य को संयुक्त करके राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। इस पार्क का नाम से राजा गोपालाचारी, जिन्हें राजाजी भी कहा जाता है, के नाम पर रखा गया, जो भारत के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं पहले गवर्नर जनरल थे। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1820.42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 820.42 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। राजाजी नेशनल पार्क हिमालय की तलछटी में शिवलिक पर्वतमालाओं की निचली पहाड़ियों में तलछटी में अवस्थित है। यह शिवलिक पर्यावरण प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। राजाजी नेशनल पार्क हिमालय की तलछटी में शिवलिक पर्वतमाला की निचली पहाड़ियों में तलछटी में अवस्थित है। यह शिवलिक पर्यावरणीय प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। कहाँ पे है? बता चुके हैं, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में क्या पाया जाता है? वहाँ पर भी फूलों की घाटी हमने बताया था। नंदा देवी बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो इंटरलिंक करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हिमालय